जी, आपका स्वागत है। नमस्कार आदित्य, थैंक यू, कैसे हैं आप? धन्यवाद। मैं ठीक हूँ और शुक्रिया आपका मुझे ये मौका दिया आपके साथ डिस्कशन करने का। थैंक जी, यू। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप आए। तो रोहन पवार जी, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार हमारे जो दर्शक हैं, उनको बताएँ कि आप किस इंडस्ट्री से जुड़े हैं और क्या काम करते हैं? क्योंकि चूँकि जैसे मैं एक लेमैन इंसान हूँ, तो मैं बिल्कुल नया हूँ इस चीज़ को जानने के लिए। तो जो हमारे दर्शक हैं और बिल्कुल नए-नए इस चीज़ों के बारे में समझ रहे हैं, वो जान सकें कि आप किस फ़ील्ड से हैं और आपकी कार्यशैली कैसी है? ओके, सो मैं बेसिकली टेलीकॉम कंसल्टेंट हूँ। हुँ, हुँ। टेलीकम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री होती है, उस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ जी, और पिछले 15 सालों से इस इंडस्ट्री में बतौर टेलीकॉम कंसल्टेंट, सोल्यूशन डिज़ाइनर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, जी। आईटी आर्किटेक्ट और बिजनेस कंसल्टेंट ऐसे वैरायटी ऑफ रोल्स मैंने किए हैं। हुँ, हुँ। मैंने आपके जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते हैं जी, जैसे जी। भारती, हुँ, हुँ। एयरटेल, ये जो कंपनियां होती हैं टेलीकॉम कंपनियां, हुँ, हुँ। वैसे मैंने टाटा टेली सर्विसेज से शुरू की अपनी जर्नी। और टाटा टेली सर्विसेज के बाद एक कंपनी है एलीट कोर जो अब स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज कहलाती है, तो वो बिलिंग एप्लीकेशंस बनाती है। उसके बाद मैंने आईबीएम से में भी काम किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। हुँ, हुँ। और आईबीएम के बाद अब उस आईबीएम के साथ हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया वोडाफोन के साथ और बीएसएनएल के साथ, वो भी टेलीकॉम में थे। जी, जी। और उसके बाद मैंने टेक महिंद्रा में भी टेलीकॉम से के साथ भी मेरा संबंध रहा काम के सिलसिले में। उसके बाद जर्नी हुई केपीएमजी में बिजनेस कंसल्टिंग की मैंने। तो अफ्रीका में एमटीएन ऑपरेटर सुना होगा अपना आपने। हाँ, हाँ। हाँ, तो हाँ। अफ्रीका में मैं था रुवांडा में, तो वहाँ पे एमटीएन ऑपरेटर के लिए मैंने काम किया। उसके बाद ब्रिटिश टेलीकॉम में था 6 साल, वहाँ पे आईटी आर्किटेक्चर, सोल्यूशन डिजाइनिंग और एक बिजनेस एनालिस्ट की टीम होती है, उस टीम हुँ, को हुँ। भी थोड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लीड किया था। और अब मैं कोल्ड टेक्नोलॉजीज में सीनियर कंसल्टेंट हूँ, तो आईटी आर्किटेक्चर भी देखता हूँ। और कोल्ड टेक्नोलॉजीज जो है हुँ, वो हुँ। यूरोप की एक टेलीकॉम ऑपरेटर है, कंपनी है जो यूरोप के काफ़ी देशों में है। और यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बाकी कंट्रीज में भी हम ग्रो कर रहे हैं। तो उसका जो आईटी आर्किटेक्चर का जो काम है वो मैं लीड करता हूँ। जी, जी, जी। तो आपकी जर्नी तो काफ़ी बड़ी जर्नी रही है और जो नौजवान लोग होते हैं जिन इन कंपनीज़ में जाना चाहते हैं, उन कंपनी का नाम आपने अभी तुरंत ले लिया। तो अच्छा, मैं एक चीज़ ये पूछ रहा था कि जैसे आपने बताया कि आईटी आर्किटेक्चर में आपका रोल है और आप आईटी आर्किटेक्ट हैं। तो जैसे मेरे जैसा जो इंसान है जो आपसे जैसे मान लीजिए पहली बार इस चीज़ को सुन रहा है या जो भी हमारा दर्शक है, उसको टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानने का बहुत मन है पर वो देख रहा है और समझना चाहता है चीज़ें। तो ये आर्किटेक्ट जब हम शब्द सुनते हैं तो हमको वो समझ में आता है जो घर-वर बनाते हैं, बिल्डिंगों की डिज़ाइन बनाते हैं। पर ये सॉफ्टवेयर में आईटी आर्किटेक्ट क्या होता है? और ख़ास तौर से ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में? अच्छा, अच्छा। तो इसके 2 पहलू हैं। जैसे आपने कहा आर्किटेक्चर, हुँ, हुँ। पहले मैं आईटी आर्किटेक्चर बाद में समझाऊँगा जो आईटी से रिलेटेड होता है। पहले आर्किटेक्चर क्या होता है? तो जैसे आपने कहा आर्किटेक्ट जो होते हैं, आपने सिविल आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरल आर्किटेक्ट सुने होंगे, जो जी। बिल्डिंग, डैम्स और जो स्ट्रक्चरल हाईवेज़ की डिज़ाइन करते हैं, तो वो भी आर्किटेक्ट ही होते हैं। जी, तो वो जी। सिविल डोमेन में, सिविल इंजीनियरिंग में, वहाँ पे आर्किटेक्चर क्या करते हैं, आर्किटेक्ट्स क्या करते हैं, वो डिज़ाइन करते हैं किसी हुँ, प्लान को, हुँ, हुँ, किसी बड़े प्रोजेक्ट को। वो डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, छोटे डिज़ाइनर्स को गाइड करते हैं, हुँ, नए हुँ, प्रिंसिपल्स, फ्रेमवर्क्स को अडॉप्ट करते हैं। तो आर्किटेक्चर जो डिसिप्लिन है, हुँ, हुँ। बेसिकली वो स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। और आर्किटेक्चर हर फील्ड का में है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाइए, सिविल इंजीनियरिंग में जाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए, टेलीकम्युनिकेशन में, आईटी में, सॉफ्टवेयर में। आज मेरे हिसाब से ऐसा कोई फील्ड नहीं बचा जहाँ पे आर्किटेक्चर एज अ प्रोफेशन नहीं है। जी, जी। आर्किटेक्चर हर जगह पे है। तो आप हाईवे कॉन्ट्रैक्ट्स ले लीजिए। हुँ, हुँ, अगर किसी को हाईवे, गवर्नमेंट को या कहीं पे हाईवे रोड्स बनाने हैं, तो कहीं पे वो एक मापदंड होता है
जो उसके हिसाब से हाईवे बनते हैं, रोड्स बनते हैं, तो वो एक आर्किटेक्ट, एक डिजाइनर डिजाइन करता है, उसके हिसाब से बनते हैं। जी, जी। हाँ, हाँ। करेक्ट। हुँ, तो हाँ, तो आर्किटेक्चर एक ऐसा डिसिप्लिन है जी, जो बेसिकली मापदंड, प्रिंसिपल्स, फ्रेमवर्क्स, उस इंडस्ट्री के, उस डोमेन की प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करके किसी भी चीज को नया कंसेप्चुलाइज करना है या बनाना है फ्रॉम द स्क्रैच, वो कैसे बनाया जाए, वो जी, मापदंड कैसे लगा के बनाया जाता है, उसको उस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करने की स्ट्रीम को आर्किटेक्चर कहते हैं। जी। बेसिकली अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्री प्रिंसिपल्स, हुँ, हुँ, फ्रेमवर्क्स, हुँ, हुँ, हुँ। बेस्ट प्रैक्टिसेस, या जी, आपके जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों को अपनाकर आप कोई नई चीज बनाते हो, तो वो डिजाइनिंग के काम में जब आप स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते हो, उसी को आर्किटेक्चर करते हैं। आर्किटेक्चर कोई नई चीज नहीं है, ये सालों साल से चला आ रहा है और हर इंडस्ट्री में चला आ रहा है। ये जी। हो गया आर्किटेक्चर। हुँ, 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 अब आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी आर्किटेक्चर क्या होता है। हुँ, हुँ, तो जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, जूम जूम कॉल चल रहा है, हुँ, तो हुँ। ये जूम एप्लीकेशन को किसी ने डिजाइन किया होगा, जूम के हाँ, इंजीनियरों ने। जी, जी। ये तो आर्किटेक्ट, उनकी टीम में कोई आर्किटेक्ट होगा जिन्होंने सोचा होगा कि जब कोई दो लोग बात करेंगे या कोई टीम बात करेगी, तो उसका वो एप्लीकेशन कैसे दिखना चाहिए, वो उसका यूजर एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, ये आवाज़ जो मेरी आपसे पहुंच रही है, ये आवाज़ की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, और ये जो इंटरनेट के थ्रू जाएगी ये आवाज़, या फिर ये आवाज़ या जो ऑडियो या वीडियो जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है, ये डेटा एक्सचेंज का फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। तो ये हुँ, हुँ, पूरा जो डिजाइनिंग का काम है, ये एप्लीकेशन से लेकर अंडरलाइन टेक्नोलॉजी से लेकर पूरे इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस लगाकर ये अब एक आईटी एप्लीकेशन ही है जूम बेसिकली। तो उसी तरह से अब आज की डेट में देखेंगे तो इतने सारे मोबाइल टेक्नोलॉजी से लेकर हर कंपनी के आईटी अपने रेलवे बुकिंग, आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी भी एक आईटी एप्लीकेशन ही है। किसी हाँ, ने हाँ, बनाया होगा वो बैठकर सही कि ये बात। आप जब यूजर लॉग इन करते हैं तो ट्रेन की लिस्टिंग ऐसी होनी चाहिए, ट्रेन की हुँ, हुँ, इंक्वायरी ऐसी होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ ट्रेन जा रही है तो ये ट्रेन का इंफॉर्मेशन, टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर, होटल बुकिंग, एयरलाइन बुकिंग, तो ये सारी आईटी एप्लीकेशंस हैं। तो आईटी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज मुझे नहीं लगता ऐसा कोई फील्ड बचा है आज के हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जहाँ पे आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, हर जगह सही पे बात। है। जी, सही बात। तो ये हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट, ये हो गया आर्किटेक्चर का पार्ट। हुँ, तो हुँ, आईटी आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जब कोई हम उस पहलू में जाते हैं कि किसी कंपनी का एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए आईआरसीटीसी, अब रेलवे, इंडियन रेलवे सालों से चली आ रही है। हुँ, हुँ, इंडियन रेलवेज ने सोचा होगा कि चलिए अब हमें एक वेबसाइट बनानी चाहिए हाँ, ताकि हाँ, लोग आए, ट्रेन बुकिंग कर सकें, और वो मोबाइल ऐप से भी बुक कर सकें। तो एक टीम बनाई जाती है आईटी आर्किटेक्ट्स की, जिसमें ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये होता है कि अगर हमें एक वेबसाइट बनानी है, तो हुँ, या फिर एप्लीकेशन बनानी है, तो उसका क्या मापदंड होना चाहिए, वो हुँ, दिखने किसी चाहिए। वो अगर मान लीजिए इंडिया में हमारी आबादी इतनी है, 1.3 बिलियन लोग हैं इंडिया में, तो जी, जी, उनमें से अगर 30% भी, अगर 30 करोड़ भी लोग लॉग इन करते हैं, तो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, एप्लीकेशन हैंग नहीं होना चाहिए, और सही और करेक्ट इंफॉर्मेशन हमेशा दिखनी चाहिए। तो ये सारे जो मापदंड लेकर क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आईटी एप्लीकेशन डिजाइन किया जाता है। उस पूरी प्रक्रिया को आईटी आर्किटेक्चर डिजाइनिंग का काम कहते हैं। जी, तो वो आईटी आर्किटेक्ट की एक टीम होती है या कोई जी, जी। इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, हुँ, हुँ, और उसके बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। एक हाँ, होता है फ्रंट एंड डिजाइनिंग, जिसमें आपका जो यूजर इंटरफेस है, जिसमें आप लॉग इन करते हो तो आईआरसीटी की एग्जाम, सीएचसीसी की एग्जाम, एक वेबसाइट दिखती है आपको। तो वो जी, वेबसाइट का जो लेआउट है, कलर कॉम्बिनेशन है, वो एक अपने में एक डिजाइनिंग का काम हो गया। उसके हाँ, पीछे का जो काम है, बैकएंड कहते हैं बैकएंड उसको, हाँ, हाँ। सर्वर साइड का हुँ, प्रोग्रामिंग हुँ, हुँ, डिजाइनिंग, हुँ। वो एक सेकंड एस्पेक्ट हो गया, जिसमें इतने सारे कस्टमर्स आएंगे तो डेटा दिखना चाहिए, किस तरह से डेटा दिखेगा, किस तरह से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, वो एक जी, जी। उसको सर्वर साइड डिजाइनिंग कहते हैं। अब हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग, अनदर पहलू है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन मतलब आपने देखा होगा, बड़े बड़े सर्वर लगे होते हैं, केबल्स के हाँ, सब हाँ। कनेक्टेड होते हैं, राउटर्स होते हैं, फायरवॉल होते हैं। तो वहां पे जहाँ पे डेटा होस्ट होता है, तो वेबसाइट तो आपको सामने दिखती है,
लेकिन वो होस्टेड होती है किसी डेटा सेंटर में। हाँ, जैसे हाँ। डेटा सेंटर लोकेशंस होते हैं वेबसाइट, उसका एक अलग आर्किटेक्चर का एक पूरा डोमेन है। जी। और नेटवर्क कनेक्टिविटी जो होती है हुँ, कि लोग इंटरनेट के थ्रू आएंगे, मोबाइल के थ्रू हमारा एप्लीकेशन एक्सेस करेंगे, तो उसका भी एक सेपरेट डिजाइन प्रैक्टिस होता है। तो ये सारे पहलू होते हैं, उसको एक साथ करने के बाद एक सोल्यूशन डिलीवर होता है। जी, जी। तो अगर हम इसको लेकर के चलें कि टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री का जो आईटी जो आर्किटेक्चर है, वो किस तरीके का रहता है? हाँ, तो अब टेलीकॉम इंडस्ट्री जो अपने मैंने पुराने वीडियोस में भी देखा था आपकी वेबसाइट पे, किसी ने ओवरव्यू दिया था टेलीकॉम जी, जी, इंडस्ट्री का, तो जी। उसी को आगे बढ़ाते हुए टेलीकॉम इंडस्ट्री में मेन होता है वायर्ड कम्युनिकेशन और एक वायरलेस कम्युनिकेशन। जी, जी। वायर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, टिपिकली वो कंपनीज होती हैं जो एंटरप्राइज सर्विसेज, जो बड़े बड़े कंपनीज को कनेक्टिविटी देती है। मान लीजिए इन्फोसिस एक कंपनी है। हुँ, हुँ। इन्फोसिस के ऑफिसेस 50 कंट्रीज के ऊपर होंगे वर्ल्ड में, अक्रॉस द ग्लोब 50 देशों में इन्फोसिस के ऑफिसेज हैं। अब हुँ, इन्फोसिस को उनके सारे ऑफिसेज की नेटवर्क कनेक्टिविटी करनी है कि वो एक ऑफिस से एक साथ बात करें, ऑफिस के जो लोग हैं वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें। तो 50 देशों में हर लोकल ऑपरेटर, जो लोकल कंपनी होती है, उनके पास जाना पड़ेगा। जैसे इंडिया में इन्फोसिस को टाटा के पास जाना पड़ेगा, रिलायंस के पास जाना पड़ेगा या भारती के पास जाना पड़ेगा। अगर यूके में इन्फोसिस का ऑफिस है तो उनको कोल्ट या ब्रिटिश टेलीकॉम या फिर O2 के पास जाना पड़ेगा। हुँ, अफ्रीका में है तो MTN के पास जाना पड़ेगा। लेकिन फिर क्या होगा, आपस में सारे ऑपरेटर्स बात भी करनी चाहिए, उनके नेटवर्क कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। तो हुँ, 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 हुँ। अब टेलीकॉम में ग्लोबल टेलीकॉम ऑपरेटर्स करके कंपनीज होती हैं जो ग्लोबल प्रेजेंस होती है, जिनका जी, वो जी। एक एक कंट्री में नहीं होती है। वो कंपनीज हैं ब्रिटिश टेलीकॉम, AT&T, कोल्ट, हुँ, हुँ। आपकी वेराइजॉन, MTN, जिनका नेटवर्क बड़े पैमाने पे बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में होता है, बड़े बड़े देशों में होता है। तो जब इन्फोसिस जैसी कंपनी आती हैं और कहती हैं कि हमारे 50 60 100 ऑफिस कनेक्ट करके दीजिए अक्रॉस द ग्लोब, हुँ, तब हुँ। ये ग्लोबल ऑपरेटर्स उनको सर्विस करते हैं। जहाँ ओके। पे उनका खुद का नेटवर्क होता है, खुद का, अच्छा। हाँ, जहाँ पे केबल्स वायरें बिछी होती हैं, वहां से वो अपना कनेक्टिविटी दे देते हैं। जहाँ पे उनका नेटवर्क नहीं होता, वहां पे किसी लोकल ऑपरेटर के साथ टाइप करके कनेक्टिविटी सर्विस दे देते हैं। ओके, तो ये ओके। एक हाँ। एक एक तरह का बिजनेस हो गया। हुँ, हुँ। दूसरा बिजनेस होता है सेलुलर बिजनेस, जिसको वायरलेस कहते हैं। जो हम और आप बात करते हैं मोबाइल फोन का बिजनेस, हुँ, हुँ, जिसमें हुँ, हुँ, हुँ। प्रीपेड सिम कार्ड्स, पोस्टपेड सिम कार्ड्स होते हैं, तो वो कंज्यूमर बिजनेस हो गया। तो जो मैंने जी। पहले ही बताया वो एंटरप्राइज बिजनेस हो गया। वो हाँ, एंटरप्राइज मतलब B2B कहते हैं उसको। हाँ, हाँ, हाँ। सेलुलर बिजनेस होता है B2C, बिजनेस टू कंज़्यूमर। कस्टमर बिजनेस। हुँ, उसमें क्या होता है कि हम जैसे आप जैसे लोग सिम कार्ड यूज करते हैं, हम जियो का, एयरटेल का, हम सिम कार्ड खरीदते हैं और हम लोग बात करते हैं, तो वो सेपरेट बिजनेस हो गया। हुँ, हुँ। तो टेलीकम्युनिकेशन, ये दो तरह के बिजनेस हाँ, हाँ। होते हैं। अब टेलीकॉम कंपनी भी किसी और इंडस्ट्री की तरह ही है, जिसमें ये सारी कंपनियां मुनाफा कमाती है। कब कमाती है? जब दे सेल टेलीकॉम सर्विसेज टू द कस्टमर्स। हुँ, जैसे एयरटेल, जियो, ये सिम कार्ड देते हैं, प्रीपेड, हम पोस्टपेड कॉलिंग होती है, कॉल चार्जेस लगते हैं और कस्टमर्स बिल पे करते हैं, तो वो मुनाफा वहाँ पे या वहाँ पे उनका रेवेन्यू आता जी, जी। है। B2B बिजनेस में जब बड़ी कंपनियां इंटरेक्ट करती है, डेटा एक्सचेंज करती है, तो टेलीकॉम प्रोडक्ट्स खरीदती हैं और वहाँ पे वो बिजनेस मॉडल है। हुँ, हुँ, हुँ। अब इन सारे टेलीकॉम नेटवर्क को मैनेज करने के लिए जो IT सिस्टम्स लगते हैं, उसका जो एक डिजाइनिंग होता है, वो IT आर्किटेक्चर का परव्यू में आता है। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए आपको नेटवर्क तो बिछा होता है। तो सेलुलर बिजनेस के लिए आपको BTS, BSC, MSC, ये जो टावर लगे होते हैं, वो एक सेटअप हो गया। हुँ, B2B बिजनेस में हमारे स्विचेस, राउटर्स, कोर नेटवर्क, एक्सेस नेटवर्क कहते हैं उसको, ये हुँ, सारे नेटवर्क कंपोनेंट्स, तारे बिछी होती है, उसको मैनेज, वो एक पार्ट हो गया। उसको मैनेज करने एक सेट ऑफ एप्लीकेशंस लगते हैं। वो एप्लीकेशंस का जो IT एप्लीकेशन का डिजाइन होता है, वो IT आर्किटेक्चर के पर डोमेन में आता है। तो टेलीकॉम डोमेन इतना वास्ट हो गया अभी कि
आज की डेट में बिना टेलीकम्युनिकेशन के मुझे नहीं लगता कि कोई इंडस्ट्री सस्टेन कर सकती है। जी जी। हाँ, तो मतलब कि एक तरीके से बिल्कुल अभिन्न अंग हो गया है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का आपसे जुड़ाव जरूर से जरूर रहेगा ही रहेगा। एब्सोल्युटली। और टेलीकॉम कंपनीज, जैसे मैंने कहा कि जूम कंपनी, हम्म। अब जूम के जो हम अभी कॉल कर रहे हैं या हाँ फिर इंटरनेट पे जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जी। ये भी एक टेलीकॉम प्रोडक्ट ही है। ये हम्म। वॉइस ओवर डेटा, हाँ 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 यू हाँ 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 हाँ। नो, वॉइस ओवर आईपी कहते हैं बेसिकली टेलीकॉम टर्मिनोलॉजी में। तो जी इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो वॉइस ऑडियो को कन्वर्ट किया जा रहा है डेटा में, और वो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है बिटवीन जूम सर्वर्स, हाँ हाँ। और आपके एंड से मेरे एंड से हम बात कर पा रहे हैं। जी तो जी। ये अंडरलाइन टेलीकॉम कंपनी की के नेटवर्क की वजह से ही कर पा रहे हैं हम। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो अभी टेलीकॉम कंपनीज का अनदर बड़ा डोमेन हो गया है एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशंस। तो हम्म। आप देखते होंगे पहले व्हाट्सएप नहीं था, पहले एसएमएस भेजे जाते हाँ थे, हाँ हाँ, 100 मोबाइल मैसेज एक रोज के। कॉलिंग सिर्फ थी। उसके बाद हम वीडियो कॉलिंग में आ गए, हाँ हाँ। स्मार्टफोन्स आ गए, स्मार्टफोन से आने से मोबाइल एप्लीकेशन बढ़ गई। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन से जो डेटा ट्रांसफर होता है व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सारा जो डेटा अंडरलाइन ट्रांसमिशन होता है, एक बिटवीन टेलीकॉम कंपनीज अक्रॉस द टेलीकॉम नेटवर्क जो बिछा होता है उसी के थ्रू होता है। जी तो जी ये जी। सारा डेटा कैसे जाएगा, हर एप्लीकेशन का इंटरफेस कैसा होगा, एक टाइम में कितने यूजर्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कितना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये सारा जो डिजाइनिंग का काम है, ये आईटी आर्किटेक्चर के डोमेन में आता है। जी। अच्छा, मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहता था कि जैसे कि क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री होती है तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके कुछ मानक होते हैं जिसको उन्हें मानकों को मानना पड़ता है। तो और टेलीकॉम में भी हम लोग देखते हैं कि कोई ना कोई एक बॉडी रहती है जो कि बताया करती है, दिया करती है कि इससे ज्यादा आपको फ्रीक्वेंसी नहीं देनी है जो भी है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में ये स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कौन से मानक इस्तेमाल होते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में? वैसे तो टेलीकॉम इंडस्ट्री के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। जी जी। अभी आईटी आर्किटेक्चर की स्टैंडर्ड से मैं शुरुआत करता हूँ। हम्म। आईटी आर्किटेक्चर में एक टेलीकॉम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बेस्ट प्रैक्टिस और स्टैंडर्ड्स बॉडी है टीएम फोरम, टेली मैनेजमेंट फोरम। ओके। ओके ओके। टीएम फोरम जो है वो बनाया गया था बिटवीन सिलेक्ट सेट ऑफ ऑपरेटर्स, जो ग्लोबल ऑपरेटर्स थे वर्ल्ड के, और थोड़ी बड़ी कंपनियां एक साथ आए और उन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाने शुरू कर दिए एक 20 साल पहले, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है इतनी तेजी से बढ़ रही थी। जी तो एक बिल्कुल। एक 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 फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे कि चीजें जो है प्रॉपरली मैनेज हो, प्रिंसिपल्स बैलेंस बना डिफाइन हो, रहे। और जब, हाँ, और एक बैलेंस बना रहे। तो उसकी वजह से ये जो टीएम फोरम मैं कह रहा हूँ वो बहुत अच्छी बॉडी है, और उसके जो स्टैंडर्ड्स है वेरी वेरी वाइडली यूज, बहुत ही ज्यादा अडॉप्ट होते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में। जी। अब टीएम फोरम जो है बहुत सारे सर्टिफिकेशंस देते हैं वो। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस हैं आपके ई टॉम, एनहेंस टेलीकॉम ऑपरेशंस मैप कहते हैं उसको, ई टॉम। तो दूसरा है सिड मॉडल, शेयर्ड इंफॉर्मेशन डेटा मॉडल। वो शेयर्ड इंफॉर्मेशन डेटा मॉडल, सिड मॉडल जो है उसके, वो डिफाइन करता है कि आपका जो डेटा एक्सचेंज होगा बिटवीन एप्लीकेशंस, बिटवीन जो भी है वो किस तरह से होना चाहिए। देन आपका टैम फ्रेमवर्क कहते हैं, टेलीकॉम एप्लीकेशन मैप, टीएएम। ओके। तो वो एप्लीकेशन जो होते हैं आईटी एप्लीकेशन, वो किस तरह से डिजाइन होने चाहिए, उसका जी उसका जी। फ्रेमवर्क देता है। हम्म। आई आर्किटेक्चर में टोगैफ एक भी एक अच्छा फ्रेमवर्क है, टोगैफ। हाँ। वो ओपन ग्रुप का है, द ओपन ग्रुप आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क, TOGAF, टोगैफ कहते हैं उसे। तो तो वो फ्रेमवर्क बहुत ही वाइडली अडॉप्ट होता है कि आर्किटेक्चर कैसे किया जाए, हम्म। नॉट ओनली आईटी आर्किटेक्चर बट ओवरऑल आर्किटेक्चर कैसे किया जाए, स्पेशली इन आईटी डोमेन। वो टोगैफ बहुत अच्छा फ्रेमवर्क माना जाता है। मैं तो अपने टोगैफ जो मैं है एक बार वो अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बता भी दूं कि हाँ रोहन जी टोगैफ सर्टिफाइड हैं। तो हाँ जी जी। हाँ जी। हाँ तो टोगैफ, जैकमन,
DDoS। तो अभी जैसे एग्जांपल यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उनके भी काफ़ी अच्छे फ्रेमवर्क्स हैं जो अच्छा। गवर्नमेंट एजेंसी अडॉप्ट करती है। जो फेडरल गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, जैकमन भी एक अच्छा फ्रेमवर्क है। तो फ्रेमवर्क्स काफ़ी हैं, और ये हो गए आईटी एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जनरल टेलीकॉम फ्रेमवर्क्स हो गए। अब आते हैं नेटवर्क के ऊपर। तो टेलीकॉम का नेटवर्क है, उसके भी अपने बहुत सारे मापदंड हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, उसके अपने बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। तो अब एक नया, अभी बहुत इंडस्ट्री में काफी प्रचलित है एसडीएन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स, एसडीएन। एसडीएन। तो हाँ, तो एक यूरोपियन स्टैंडर्ड है, एटसी कहते हैं उसको, ईटीएसआई, ईटीएसआई यूरोपियन टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स का, एटसी का जो एक फ्रेमवर्क है, वो काफी यूज होता है, एटसी स्टैंडर्ड फॉर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स के लिए। तो आपकी जो अंडरलाइंग प्रोटोकॉल्स हैं, वो प्रोटोकॉल्स बेसिकली आपने सुना होगा, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, हाँ 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 एथरनेट, हाँ हाँ या जी। फिर वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, ये जी। सारे जो वेरियस अंडरलाइंग टेलीकॉम के जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए भी फ्रेमवर्क्स हैं, उसके लिए भी रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स हैं। तो वो भी काफ़ी डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आपको किसी को ये स्टैंडर्ड्स जानने हैं, तो हर टेलीकॉम की जो नेटवर्क है, बीटीएस टावर से लेकर राउटिंग स्विचिंग जो फंक्शंस हैं, उसके लिए भी फ्रेमवर्क्स हैं। आपके आईटी आर्किटेक्चर के लिए भी फ्रेमवर्क्स हैं। अभी आईटी आर्किटेक्चर में आपके सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर करके एक फ्रेमवर्क है, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, सोवा फ्रेमवर्क्स कहते हैं। माइक्रो सर्विसेज आपने सुना होगा, माइक्रो सर्विसेज के लिए एक अपना आईटी आर्किटेक्चर का जी फ्रेमवर्क्स है। जी। डेटा ड्रिवन आर्किटेक्चर के लिए भी अपने फ्रेमवर्क्स हैं। तो ये इंडस्ट्री इतनी फास्ट ग्रो हो चुकी है कि फ्रेमवर्क्स काफी हैं, तो प्रचलित भी सही हैं, है लेकिन जो मतलब। मैंने अभी थोड़े बहुत नाम बताए आपको, दोज आर गुड गुड स्टार्टिंग पॉइंट्स। हाँ जी। जी। तो अच्छा, मैं एक चीज और पूछ रहा था, जो आपने बताया फ्रेमवर्क्स, तो ये इसके ऊपर कोई बॉडी है जो इसे मॉनिटर करती है, इंडस्ट्रीज जो है, कंपनियां जो है, इसे खुद फॉलो करती हैं इस स्टैंडर्ड को? ये अच्छा सवाल पूछा आपने। हम्म। बेसिकली ये जो फ्रेमवर्क्स मैंने बताए, ये फ्रेमवर्क्स कोई एक पर्टिकुलर पर्सन या कोई कंपनी ओन नहीं करती है। जी जी। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कोलैबोरेशन से लीड होती है। तो ओके। जैसे एग्जांपल टीएम फोरम, हम्म। टीएम फोरम के मेंबर्स होते हैं, गोल्ड मेंबर्स, प्लैटिनम मेंबर्स। तो जो मेजर ऑपरेटर्स हैं वर्ल्ड के, एटीएनटी, ब्रिटिश टेलीकॉम, कोल्ड, वेराइजॉन, टेलस्ट्रा, जो ग्लोबल ऑपरेटर्स हैं, एमडॉक्स, ओरेकल, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सारी उनके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते हैं। और वो क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता रहता है। तो जिसमें मैं भी मेंबर हूँ टीएम फोरम का, तो मैं अपने आइडिया शेयर करता हूँ, इंडस्ट्री किस तरह से प्रचलित है, लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, और नए नए जो प्रॉब्लम्स आते हैं, या फिर नए हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके बदलते रहते हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज आते हैं। तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती रहती है, और फ्रेमवर्क इवॉल्व होते रहते हैं। तो जो जी 15 साल पहले जो फ्रेमवर्क था, वो अभी काफी इवॉल्व हो चुका है। वो प्रॉब्लम किस तरह से नए सॉल्व कर सकते हैं, तो म्यूचुअल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज से, इंफॉर्मेशन आइडियाज के आदान प्रदान से, एग्रीमेंट से वो फ्रेमवर्क चेंज होते रहते हैं, और कोई पर्टिकुलर कंपनी या कोई पर्टिकुलर पर्सन उसको ओन नहीं करता। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो ये इवॉल्विंग है, और ये फ्रेमवर्क चेंज होते हैं, और उसको अडॉप्ट कर सकते हो, कर सकते हैं। और मेजरली जो सारे ओपन सोर्स है, फ्री है, तो काफी अच्छी इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, तो मतलब मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि जैसे अगर कोई जो नया लड़का जो कि कोडिंग करना सीख रहा हो, तो जैसे पाइथन लैंग्वेज है, तो पाइथन ओपन सोर्स है, उसमें लगातार कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चला करते हैं, तो ये ठीक करेक्ट, वैसे ही करेक्ट, है। करेक्ट। ठीक वैसे ही है। तो पाइथन जो है डेवलपमेंट लैंग्वेज हो गई, जो बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है हाँ हाँ पाइथन। हाँ हाँ। और पाइथन से आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, जावा में कर सकते हो, हम्म। माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज में, डॉटनेट में कर सकते हैं आप। तो ये एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होते हैं। हम्म। उसी तरह से जब आप एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, वो एप्लीकेशन का जो आईटी आर्किटेक्ट होता है, हाँ हाँ, उनके वो या वो हो, स्टैंडर्ड्स। वो डिफाइन करते हैं कि वो एप्लीकेशन किस ग्रेड का, किस स्टैंडर्ड का बने। जी जी जी। ओके। तो अच्छा, एक चीज और, जैसे कि आप आईटी आर्किटेक्ट हैं, ठीक है, तो अगर मैं इमेजिन करूं कि एक आईटी आर्किटेक्ट है, तो उसका डे टू डे जॉब, एक टिपिकल जॉब उसकी क्या रहती होगी? ओके। हम्म। आईटी आर्किटेक्चर ऑफिस जो होता है, वो किसी भी कंपनी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कंपनीज को, सब मान लीजिए एक नया प्रोडक्ट बनाना है, या कोई नई सर्विस लॉन्च करनी है,
या कंपनी को अपना एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, अपग्रेड करने हैं, या फिर कंपनी को किसी और कंपनी को खरीदना है, या फिर किसी कंपनी को नए सर्विसेज लॉन्च करनी है। ये सारी चीजें का जो एक्चुअल रियलाइजेशन होता है, मतलब हर कंपनी की एक बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है कि हम मान लीजिए एग्जांपल, एक टेलीकॉम कंपनी है, वो चाहती है कि आज एक पर्टिकुलर कंट्री में ऑपरेट करती है, मान लीजिए एमटीएन एक पर्टिकुलर कंट्री में करती है, और एमटीएन डिसाइड करती है कि मैं अगले साल से अब वो कंपनी हम ये सारी सर्विसेज इस दूसरी कंट्री में भी लॉन्च करेंगे। जी तो जी उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो वो ये तो स्ट्रेटेजी बन गई, बिजनेस डिसीजन हो गया, फंडिंग आ गई। तो उस बिजनेस को रियलाइज करने के लिए, उसको ऑन द ग्राउंड अप्लाई करने के लिए आईटी आर्किटेक्चर टीम को एंगेज किया जाता है। आईटी आर्किटेक्चर टीम उस बिजनेस गोल को, उस डिसीजन को कैसे ग्राउंड पे रियलाइज करना है, वो उसका सोल्यूशनिंग, थिंकिंग, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, वो आईटी आर्किटेक्चर करती है। तो आईटी आर्किटेक्चर टीम जो आईटी है, कोई भी आर्किटेक्चर टीम जो होती है, नेटवर्क आर्किटेक्चर मान लीजिए, आईटी आर्किटेक्चर मान लीजिए, बिजनेस आर्किटेक्चर मान लीजिए, ये जो टीम्स होती है, ये बिजनेस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने, अडॉप्ट करने के लिए काम करती है। तो आर्किटेक्चर में क्या होता है, बहुत सारे पहलू होते हैं। एक होता है बिजनेस आर्किटेक्चर, जो बिजनेस के साथ बैठते हैं, बिजनेस के डिसीजंस जो होते हैं उनको, उन डिसीजंस को कैसे कंपनी पे इम्प्लीमेंट करना है उसका आर्किटेक्चर बनाते हैं। एक पार्ट होता है एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, जो एप्लीकेशंस का डिजाइन कर देखते हैं। एक होता है पार्ट डेटा आर्किटेक्चर, जी एक जी होता है पार्ट इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग का भी एक अपना डोमेन है। तो हर तरह के आर्किटेक्ट्स होते हैं। जिस तरह से आपने डॉक्टर्स देखे होंगे, सर्जन्स होते हैं, जनरल डॉक्टर्स होते हैं, पीडियाट्रिशियंस होते हैं, अलग अलग डोमेन्स होते हैं। उसी तरह से आर्किटेक्चर भी वो फील्ड है जिसमें बिजनेस गोल्स को किस तरह से रियलाइज किया जाए, किस तरह से अप्लाई किया जाए, वो डिसीजनिंग और का काम होता है। जब आर्किटेक्ट की टीम आती है, बिजनेस रिक्वायरमेंट लेती है, और उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसका इम्पैक्ट असेसमेंट होगा, उसका सोल्यूशनिंग करती है, तो फिर सोल्यूशन डिजाइनर्स, जो डिजाइनर्स आते हैं, तो सोल्यूशन डिजाइनर्स क्या करते हैं, वो आर्किटेक्ट का जो आउटपुट होता है वो लेकर लो लेवल सॉल्यूशंस बनाती है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाती है, और फिर उसके बाद डेवलपमेंट टीम या इम्प्लीमेंटेशन टीम उसको जाके डिप्लॉय करती है, डेवलप करती है। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर्स आते हैं, उसको प्रोजेक्ट की तरफ बाकायदा चलाते हैं और उसको रियलाइज करते हैं। तो बट आईटी आर्किटेक्चर टीम बहुत ही वो स्ट्रैटेजी का अंग है। हर कंपनी की स्ट्रैटेजी के ग्रुप में आईटी आर्किटेक्चर आता है, जिसमें जी बिजनेस स्ट्रैटेजी को कैसे रियलाइज किया जाए, कैसे अप्लाई किया जाए ऑन द ग्राउंड, वो ये आईटी आर्किटेक्चर का काम होता है। जी जी। तो आपने एक तरीके से हमको ये भी बता दिया कि जो आईटी आर्किटेक्ट हैं तो उनके वेरियस रोल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो अब मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ। हाँ जी। जी। कि अगर जैसे कोई इंसान चाहता है, जैसे कोई नौजवान है, वो ऑलरेडी आईटी इंडस्ट्री में है, पर वो आईटी आर्किटेक्चर में जाना चाहता है, खास तौर से टेलीकॉम डोमेन में, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? आईटी जी, इन्हीं आर्किटेक्ट या आर्किटेक्चर का जो स्ट्रीम है, ये जनरली उसको परफॉर्म करने के लिए, उस रोल को निभाने के लिए एक पर्टिकुलर फील्ड का, डोमेन का डीप अंडरस्टैंडिंग तो जरूरी है ही है। उसके जी जी। साथ उसके आसपास के बहुत सारे डोमेन्स का हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग काफी जरूरी होता है। तो कोई नौजवान है, वो समझ लीजिए कोई डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, किसी डेवलपमेंट टीम में है, या किसी टीम में वो टेस्टिंग कर रहे हैं, या नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर्स में किसी नेटवर्क के मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। तो भले ही किसी भी फील्ड में हो, उस फील्ड में मिनिमम 4 से 5 साल उस फील्ड का डोमेन का अंडरस्टैंडिंग काफी जरूरी है कि वो एक डीप अंडरस्टैंडिंग काफी जरूरी है। उसके बाद जनरल लॉजिकल प्रोग्रेशन मैंने देखा है इंडस्ट्री में, आर्किटेक्ट जब कैसे बनते हैं लोग, तो जनरली डेवलपमेंट बैकग्राउंड से आते हैं, सपोर्ट बैकग्राउंड से आते हैं, या फिर आपके बिजनेस एनालिसिस बैकग्राउंड से भी आते हैं लोग। तो वो 7 साल 8 साल एक पर्टिकुलर फील्ड की में अच्छा स्किल डेवलप कर लेते हैं।
उसके बाद सोल्यूशन डिजाइनिंग टीम में आते हैं। वो सोल्यूशंस को रियलाइज करते हैं, सोल्यूशन डिप्लॉय करते हैं, सोल्यूशन टीम में आते हैं, और सोल्यूशन टीम में एक साथ 4-5 साल करने के बाद फिर आईटी आर्किटेक्चर टीम में आते हैं। तो आईटी आर्किटेक्चर टीम में आपको एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का इन डेप्थ नॉलेज ज़रूरी है। अगर आप टेलीकम्युनिकेशन में या किसी भी फाइनेंस में हो या किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर में, किसी भी उस डोमेन का अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी ज़रूरी है। जैसे अभी मैं टेलीकम्युनिकेशन में हूँ, मुझे टेलीकॉम इंडस्ट्री का पता है। जी। उसी तरह इंश्योरेंस डोमेन में इंश्योरेंस के आर्किटेक्ट्स होते हैं। हमने पहले भी बात की, हम्म। फाइनेंस डोमेन के उनके अपने आर्किटेक्ट्स होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के उनके अपने आर्किटेक्ट्स होते हैं। तो जी। आर्किटेक्चर जो थीम है वो हर जगह पे है। तो डोमेन का अंडरस्टैंडिंग, उस बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको अगर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है तो आपको ये जो डेवलपमेंट के ये टेस्टिंग, सपोर्ट, इन सारे फील्ड्स का भी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आईटी आर्किटेक्चर इज बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम्म। मोटा मोटी देखा तो इस प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम है। हम्म। और अगर आईटी आर्किटेक्चर गलत हो गया तो हर चीज गलत हो सकती है, और आईटी आर्किटेक्चर हाँ। सही हो गया तो हर चीज सही होती है। जी जी जी। तो एक और आखिरी सवाल है, जैसे कि एक तो आपने बताया कि सबसे पहले अगर कोई इंसान आर्किटेक्चर में जाना चाहता है तो उसे अपने डोमेन की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जिस जगह वो काम कर रहा है उस चीज को काफी अच्छे से समझे, वो तो आपने सही है। बताया है। पर उसके साथ साथ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप एक पीस ऑफ एडवाइस अगर देंगे जो लोग इधर जाना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि कुछ क्या वो पढ़ लें जिसकी उन्हें जानकारी होनी चाहिए, क्या चीजें वो समझ लें, तो आप क्या क्या बताएंगे? जी तो एक पर्टिकुलर कोई ऐसा ये नहीं है कि कोर्स कर लिया और आप आर्किटेक्ट बन गए जी जी बेसिकली। जी। तो ये इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है कि आपने कितनी तरह का डिजाइनिंग का काम किया है, हम्म। कितने डिफरेंट टाइप्स के किए हैं। तो क्विकली एग्जांपल बताऊंगा। सिविल इंजीनियरिंग में एग्जांपल देता हूँ। किसी आर्किटेक्ट ने डैम्स डिजाइन किए होंगे, एग्जाम्पल बताओ, बड़े 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 डैम्स डिजाइन किए होंगे। किसी सिविल इंजीनियर ने बड़े हाईवेज डिजाइन किए होंगे, और किसी सिविल इंजीनियर ने छोटे से मकान डिजाइन किए होंगे। तो जी। हर एक का अपना एक्सपीरियंस अलग है, एक एक चैलेंजेस अलग हैं। हम्म। उसी तरह से आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किसी आर्किटेक्ट और डिजाइन टीम ने एप्लीकेशन डिजाइन किए होंगे, किसी ने एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन डिजाइन किए होंगे, किसी ने क्रॉस ग्लोबल डिजाइन डिजाइन किए होंगे। तो हर एक का एक्सपीरियंस डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क एक्सपीरियंस, उनके स्किल, उसके हिसाब से वो चेंज होता है। तो जी। एक्सपीरियंस बहुत ही मायने रखता है इसमें। तो एक पर्टिकुलर फील्ड में जब आप 8-10 साल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हो तो उसके बाद आप उस फील्ड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आर्किटेक्चर लाइन में जा सकते हैं। तो और अगर हम इसको स्पेसिफिक टेलीकॉम इंडस्ट्री से जोड़ के देखें तो उसमें क्या क्या चीजें समझनी अ, चाहिए लोगों को? अ, त- अ, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री के हिसाब से नेटवर्क का अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़रूरी है। जी। अगर आप सेलुलर नेटवर्क में हैं तो हम्म। सेलुलर नेटवर्क में कॉल फ्लोज जो होती हैं, 2G 3G 4G 5G के कॉल फ्लोज, उनकी टेक्नोलॉजीज की डिटेल्स, वो अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेकर एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल लेवल तक भी आप अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं। आपको अगर B2B बिजनेस में आना है तो हम्म। VPN MPLS नेटवर्क्स की अंडरस्टैंडिंग, एथरनेट, IP टेक्नोलॉजीज, SDH, जो ओल्डर टेक्नोलॉजीज हो गई। अभी तो लेटेस्ट है जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, जी ये जी जो जी। कंसेप्ट्स हैं इसकी हम्म। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, मतलब एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो हम्म। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, मैं क्विकली बता देता हूँ। जी जी। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क का इम्पोर्टेंस ये है कि पहले जो था, आप नोटिस करेंगे कि पहले कॉल हम बात करते थे, जब जो थे तो टेलीफोन हुआ करते थे घरों में, जिसमें हम्म। हम एक दूसरे से बात करते थे लोग हाँ। यूजिंग टेलीफोन। अब टेलीफोन्स की जगह मोबाइल फोन्स आ गए, मोबाइल फोन्स में मोबाइल एप्लीकेशंस आ गई है। तो मोबाइल एप्लीकेशंस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स। हम एक टच स्क्रीन से व्हाट्सएप पे एक बटन दबा दिया तो मोबाइल फोन कॉल लग जाती है। तो हाँ। सॉफ्टवेयर बेसिकली, मोबाइल एप्लीकेशन इज अ सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर डिफाइन कर रहा है कि अंडरलाइन नेटवर्क से कॉल राउटिंग कैसी होनी चाहिए। पहले ओके। फिजिकल डिवाइसेस आते थे, हाँ मतलब हाँ हाँ कि हाँ आप हाँ।
तो सॉफ्टवेयर इज डिफाइनिंग द नेटवर्क, अंडरलाइंग नेटवर्क। तो ये एक नया कंसेप्ट है जिसमें क्या होगा कि जो फिजिकल बॉक्सेस होते थे नेटवर्क के, वो कम होते जाएंगे और जी, जी। सॉफ्टवेयर विल ड्राइव द अंडरलाइंग नेटवर्क। ओके। हाँ, हाँ। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़रूरी है। वो एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग होने के बाद आप डिज़ाइनिंग में आ जाते हो। तो उस वो कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, क्या फ्रेमवर्क्स यूज़ होने चाहिए, जैसे हमने पहले फ्रेमवर्क्स की बात की, तो फ्रेमवर्क्स कैसे अप्लाई करके आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसके बाद आप आईटी आर्किटेक्चर डोमेन में आ सकते हो कि एक बड़े स्केल में कैसे उसको डिप्लॉय किया जाए सोल्यूशन। तो वो लॉजिकल प्रोग्रेशन हो सकती है। जी, जी, जी। तो ये तो बहुत अच्छा आपने बताया कि पहले हम लोग एक टेलीफ़ोन रखा रहता था, फिर बटन दबा के कॉल करते थे और अब व्हाट्सऐप ऑन किया, ज़ूम ऑन किया और सॉफ्टवेयर से ही वो कॉल लग रही है एक तरीके से। जी, जी। तो एग्जैक्टली, तो सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू हाँ, ड्राइव, सॉफ्टवेयर ही चलाएगा आगे सारी चीज़ें। जी, जी, जी। तो रोहन जी आपका बहुत धन्यवाद कि आप आए, आपने इतना अहम वक़्त अपना हम लोगों को दिया और इस इंटरव्यू में आपने बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बताई जो एक आईटी आर्किटेक्ट जो बनना चाहता है, उनके लिए ज़रूरी है, ख़ास तौर से जो टेलीकॉम डोमेन में जाना चाहता है। और एक बात हमें और भी बहुत ही जो पुख्ता तरीके से समझ में आई कि किसी भी चीज़ की कोई कुंजी नहीं है, कोई गाइड नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अपने जिस डोमेन में है, उसका एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा अच्छे से। हाँ, एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको उन प्रॉब्लम से अवगत कराता है जो कैसे सॉल्व किया जाए। आर्किटेक्चर जो लाइन है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और हुँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग जितनी ज़्यादा आप करेंगे, जितनी हाँ, इन डेप्थ करेंगे और तरह तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स कहिए, बिजनेस प्रॉब्लम्स ले लीजिए, या ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स ले लीजिए, किसी भी तरह का यूजिंग टेक्नोलॉजी आई, तो आपका एक्सपीरियंस में इजाफा होगा और आप अच्छे बेहतर आर्किटेक्ट बन सकते हैं। जी, जी। तो बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस इंटरव्यू में आए। आशा करते हैं कि आप फिर हमसे जुड़ेंगे और फिर हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें बताएँगे आईटी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई। आपका धन्यवाद रोहन जी। थैंक यू, धन्यवाद आदित्य, आज मुझे मौका देने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक जी, यू, नमस्कार। धन्यवाद। तो हमारे वेलकम। सभी जो लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको भी हम लोग बहुत शुक्रिया कहना चाहते हैं कि उन्होंने इस वीडियो को देखा। आपका धन्यवाद।